जहाँ तक कश्मीर की टारगेटेड किलिंग्स की आपने बात की, बड़ा अफसोस होता है। अफसोस इसलिए कि बेगुनाह लोग जो है इस तरह लगातार एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स हो रही हैं, पुलिस में जो काम करने वाले हैं उनकी किलिंग्स हो रही हैं, सिविलियंस जो हैं चाहे क्रॉस फायर में या टारगेटेड किलिंग्स के ज़रिए उनकी मौत हो रही है। हमें तो कहा गया था 2-2.5 साल पहले कि कश्मीर, खासकर कश्मीर की तमाम परेशानियों की वजह जो है वो 370 है और 370 के हटते ही हालात ठीक हो जाएंगे। हमें ये कहा गया था कि 370 ही वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग जो है अलाइदगी सोच रखने वाले हैं, और अगर ये हट गया, दफ़ा हट गया, तो ना यहाँ बंदूक रहेगी, ना अलाइदगी सोच रखने वाले लोग जो है वो सोच रखेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हालात में बेहतरी कहाँ आई? जो मतलब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला रुक ही गया था। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कब हुआ होगा, लेकिन आज कहीं पे भी कश्मीर में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। उन इलाकों से जहाँ से मिलिटेंसी का हमने सफाया किया था, खासकर श्रीनगर के आसपास के इलाकों का, कुछ नॉर्थ कश्मीर का, उन इलाकों में दोबारा से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। अब तो श्रीनगर में अप टाउन में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो बाकी जगहों की बात ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत के करने में और कहने में काफ़ी फ़र्क रहा है, और हालात जो है वो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। उमर साहब, क्या वाकई में कश्मीर फाइल्स मूवी बनने के बाद जो है वो इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं? नहीं ना, कश्मीर फाइल से पहले भी ये घटनाएं हुई हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मूवी के बाद ये घटनाएं जो हैं ये शुरू हुई। टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला तो है मूवी से पहले हुई। अगर आप देखें जो चाहे वो हमारे बिंद्रू जी थे जो केमिस्ट की दुकान पे मारे गए, या हमारे ये ढाबा जो है कृष्णा ढाबा बर्न हॉल के पास, उनके जो मालिक हैं उनकी किलिंग, उनके ऊपर जो टारगेट हमला हुआ तो वो पिक्चर से पहले हुआ। तो ये कहना कि इन किलिंग्स का सिलसिला मूवी के बाद शुरू हुआ, ये गलत है। लेकिन मूवी ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। कुछ लोग जो हैं माहौल बना सकते हैं, कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं। इस फिल्म ने माहौल बनाने में कोई रोल अदा नहीं किया। रोल मतलब कितना माहौल बिगाड़ा है वो फैसला आपको खुद करना होगा। ये भी एक बहुत बड़े वजह है। आबादी के बुनियाद पे सीटों का फैसला होता है। या तो वो इंतज़ार करते अभी के सेंसस का, 2020 के सेंसस का, और फिर आबादी देख के सीटों का बंटवारा करते, लेकिन उन्होंने 2010 का सेंसस लिया। आप 2010 के आंकड़े ले लीजिए, उसमें देख लीजिए कश्मीर और जम्मू में आबादी में फ़र्क कितना है, और फिर देख लीजिए क्या ये 6 और 1 का फैसला ये सही है या गलत है। लेकिन वो छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर जिस तरह इन्होंने सीटों का की जो है डिमार्केशन की है, जिस तरह इन्होंने इलाकों को काटा है और जोड़ा है, इसमें ना सीधा जो है एक पार्टी को और कश्मीर में उनके कुछ सहयोगी दल जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है। अब आप मिसाल के तौर पे इन्होंने जम्मू पार्लिमानी सीट में से रजौरी पुंछ का इलाका काट दिया, लेकिन वहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा फ़र्क किया। अब कालाकोट का इलाका जो है, कालाकोट सुंदरबनी, वो काट के जम्मू के साथ रखा, लेकिन नौशहरा का इलाका जो जम्मू से थोड़ा ज़्यादा करीब बनता है उसको अनंतनाग के साथ रखा। अब मुझे समझा दीजिए क्यों? अगर कालाकोट और सुंदरबनी को जम्मू के साथ रखना था तो फिर नौशहरा को रखना था, और अगर नौशहरा का अनंतनाग के साथ बनता था तो फिर सुंदरबनी कालाकोट का क्यों नहीं? ज़िलों में इन्होंने इस तरह फ़र्क किया, और यही सब जगह यही हाल है। तभी तो हम जाके कहते हैं ना कि ये रिपोर्ट जो बनी इसमें ग्राउंड रियलिटी को देख के बनाई नहीं गई, इसमें कुछ पॉलिटिकल वजूहात के बुनियाद पे ये रिपोर्ट तैयार की। मतलब जम्मू में लाउड स्पीकर को लेकर देखा जा रहा है, अब तक लाउड स्पीकर को कोई धार्मिक रंग देना चाहिए जो लाउड स्पीकर को लेकर फैसला लिया गया है। मैं अभी घूम के आया हूँ, लाउड स्पीकर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, और लाउड स्पीकर पे रोक लगाने से हर मज़हब के लोगों को जो है उनके जज्बातों को असर पड़ेगा।
मैं तो ये कहता हूँ ना आपके कोई बीच का रास्ता अपना लीजिए, कोई वक्त मुकर्रर कर लीजिए जहाँ पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो सही हो। अब मिसाल के तौर पे मुसलमानों के लिए आज़ान ज़रूरी है, आप सिर्फ फिर आज़ान पे ही रख लीजिए और उसकी वॉल्यूम पे पाबंदी लगाइए। हमारे तो मैं अभी जैसे मैंने कहा मैं पूरा रजौरी पुंछ का दौरा करके आया हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक ही मज़हब के लोग जो है लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर मज़हब के लोग जो हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, वहाँ लाउड स्पीकर हैं। तो अगर लाउड स्पीकर पर बैन लगा तो जाहिर सी बात है हर मज़हब के लोगों के जज्बात पे जो है उसका असर पड़ेगा। तो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालें। अगर बैन के बजाय आप लोगों को बुलाइए, उनसे मशवरा करिए और कोई इस तरह का रास्ता निकाल लीजिए जिससे कि लोगों को परेशानी भी ना हो और लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ भी ना हो। एक सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई इलेक्शन करवा सकता है हालात में, क्योंकि कुछ चीज़ें हो रही हैं जैसे टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, उसका बहाना भी ले सकते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि इलेक्शन जल्दी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकते इलेक्शन? क्या या तो फिर हुकूमत ये कहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, गवर्नमेंट ये कहे कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज़्यादा बदतर हालत है। अगर वो ये मानने के लिए तैयार है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है ना, वो ना करें इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले भी 90 और 96 के बीच में इलेक्शन नहीं करा सके, ना वो असेंबली के करा सके ना वो पार्लियामेंट के करा सके। अगर आज हालात का बहाना बनता है तो फिर सीधा सीधा वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर में 96 से ज़्यादा बदतर हालत है। अगर वो ये मानने के लिए तैयार है मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपका दूसरा सवाल, उमर साहब, वाराणसी का जो इशू बना है, वाराणसी में जो मंदिर का इशू बना है, आपको लगता है कि इस मस्जिद के अराउंड ही अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, बाकी चीज़ें, प्राइस राइज का है, क्या आपको लगता है कि डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? वो तो जाहिर सी बात है। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है अयोध्या मामले के जजमेंट के बाद बीजेपी ने शायद ये कहा था कि अब इसके बाद मंदिर की सियासत नहीं होगी, अब वो बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे, डेवलपमेंट पे और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया। लेकिन अब लगता है एक के बाद एक ये नए जो हैं विवाद पैदा किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद मुल्क की हालत जो है इकोनॉमिकली और हर लिहाज से जो ख़राब होते हुए नज़र आ रही है, ये उस चीज़ से डाइवर्जन की बात है। उमर साहब, गांधरबल में कायम खीर भवानी के मंदिर में जो पानी है उसका रंग लाल हुआ और कश्मीरी पंडितों का ये कहना है कि ये संकेत जो वो सही नहीं है, क्या कहेंगे? मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ ना, मैं नहीं जानता हूँ, वो बेहतर जानते हैं कि ना इस पानी के रंग का हालात पे क्या असर पड़ेगा, वो आप उनसे पूछें। कश्मीर में नहीं, क्या 125 फ्लाइटें डेली जा रही है कश्मीर में, और 125 फ्लाइटों की तो कोई ताकत है नहीं एयरपोर्ट में। स्टोन पेल्टिंग तो चलिए ना, बीच बीच में स्टोन पेल्टिंग तो हम लोगों ने भी बंद करा दी थी, लेकिन हालात अगर हमको इन हालात में नॉर्मल सी नज़र आ रही है जहां सरकारी मुलाजिम अपने दफ्तर में टेबल के पीछे बैठे गोलियों का शिकार हो या पुलिस का जवान घर बैठे बैठे गोलियों का शिकार हो या इसी तरह और जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, अगर ये नॉर्मल सी का एक उनको नया रूप नज़र आ रहा है तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अब मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि फ़्लाइट्स और टूरिज़्म जो है वो नॉर्मल सी नहीं है। नॉर्मल सी ये है कि खौफ ना रहे, डर ना रहे, कश्मीरी हमारे पंडित जो हैं वहाँ से भागे ना, वो तो सब नौकरी छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं। क्या ये नॉर्मल सी है? मजबूरन इंसाफ हासिल करने के लिए वो पीएचडी के लीडरों से मिले, पीएचडी के लीडर फिर गवर्नर साहब के पास गए कि किसी तरह ये जो कश्मीरी पंडितों का दोबारा कश्मीर छोड़ के भागने का प्रोग्राम बन रहा है, इस पे रोक लगे। ये नॉर्मल सी नहीं है ना, आपको जहाज के बस